अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे कैंट रिपर्टरी। इससे पहले मैंने डॉक्टर जेटी कैंट के जो लाइफ है और उनका जो वर्क है, कंट्रीब्यूशन है फॉर होम्योपैथी, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली जो कैंट रिपर्टरी क्या होती है और उसका जो कंप्लीट डिटेल कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखते हैं। तो कैंट्स रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, एग्जैक्टली ये पूरा नाम है। डॉक्टर कैंट जो हैं उनके द्वारा जो लिखी गई जो रिपर्टरी है, जो बहुत फेमस है, हर होम्योपैथ के द्वारा क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ की जाती है। बहुत सारे होम्योपैथ जो हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाइफ लॉन्ग कैंट रिपर्टरी का यूज़ करते हैं। एंड स्टूडेंट्स भी जो होते हैं, जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है रिपर्टरी, उसमें भी जो केस को रिपर्टराइज करने के लिए, प्रॉपर सिमिलिमम को निकालने के लिए, क्योंकि रिपर्टरी का यूज़ किस चीज़ में होता है, सिमिलिमम को निकालने के लिए, तो प्रॉपर रिपर्टाइजेशन के लिए स्टूडेंट भी कैंट रिपर्टरी का यूज़ बहुत कॉमनली करते हैं। तो जो कैंट रिपर्टरी डॉक्टर कैंट ने जो लिखा हुआ है उसका एग्जैक्टली पूरा नाम क्या है, कैंट्स रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। कैंट्स रिपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। एक बार और देखते हैं, कैंट्स रिपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ये उसका पूरा नाम है, आपको याद होना चाहिए। डॉक्टर कैंट जो है, पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। डॉक्टर कैंट, डॉक्टर जेटी कैंट इस रिपर्टरी के क्या हैं, ऑथर हैं। उन्होंने इस रिपर्टरी को लिखा है, कैंट्स रिपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। इस रिपर्टरी को डॉक्टर जेटी कैंट ने लिखा है। ठीक, इस रिपर्टरी में या इस रिपर्टरी का जो वर्क है या उसके लिए उन्होंने काम जो चालू किया, ही वर्किंग विथ डॉक्टर ई जे ली। उन्होंने क्या किया था, इस रिपर्टरी को लिखने के लिए, इस रिपर्टरी पे काम जब चालू किया उन्होंने, तो किसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया था, डॉक्टर ई जे ली के द्वारा काम के साथ मिलकर काम चालू किया। और हु हैड कंप्लीट द चैप्टर माइंड, हेड एंड वर्टाइगो। जो इस कैंट रिपर्टरी में जो चैप्टर माइंड है, जो चैप्टर हेड है और जो चैप्टर वर्टाइगो है, इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट किन्होंने किया था, डॉक्टर ई जे ली ने किया था। फिर से हम देखते हैं, डॉक्टर कैंट ने कैंट्स रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इस पे काम चालू किया। और उन्होंने क्या किया, किसके साथ, किसकी हेल्प ली या उन्होंने किसके साथ काम ये चालू किया, डॉक्टर ई जी ली, डॉक्टर ई जे ली के द्वारा के साथ उन्होंने काम चालू किया। और इन्होंने क्या किया था, इस रिपर्टरी के चैप्टर माइंड, चैप्टर हेड, चैप्टर वर्टाइगो, इसे कंप्लीट करने में या कंप्लीट करने में इन्होंने क्या की थी, हेल्प की थी, या इन्होंने ही क्या किया था, इन चैप्टर को कंप्लीट किया था। आगे हम देखते हैं, बिफोर हिज ऑन रिपर्टरी, डॉक्टर कैंट जो है उनकी रिपर्टरी आने से पहले, डॉक्टर कैंट की जो रिपर्टरी है, इस रिपर्टरी को लिखने से पहले वो कौन से रिपर्टरी यूज़ कर रहे थे, कैंट यूज्ड टू वर्क विथ लिपेज रिपर्टरी। लिपेज रिपर्टरी जो है, इस लिपेज रिपर्टरी का यूज़ करते थे वो कब, उनकी खुद की रिपर्टरी लिखने से पहले। तो जब भी वो डॉक्टर कैंट जो है अपनी प्रैक्टिस में ये सिमिलिमम के लिए लिपेज रिपर्टरी का यूज़ करते थे, कब तक, जब तक उन्होंने खुद का रिपर्टरी नहीं लिखा। आगे बात करेंगे, डॉक्टर कैंट फर्स्ट एक्सपीरियंस विद हाई पोटेंसी ऑफ पोडोफाइलम। ये मैं आपको बता चुका हूँ, डॉक्टर कैंट का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, वो था वन एंड ओनली पोडोफाइलम, हाई पोटेंसी ऑफ पोडोफाइलम। आप सभी को पता है कि डॉक्टर कैंट जो है हाई पोटेंसी यूज़ करने के लिए फेमस थे। तो इन्होंने जो सबसे पहली हाई पोटेंसी यूज़ की थी, वो यूज़ की थी पोडोफाइलम की। पोडोफाइलम 30 का यूज़ किया था। एक उनके पास बच्चा आया हुआ था जो बहुत इमरजेंसी कंडीशन में था, उसको बहुत लूज मोशन हो रहे थे, थिन येलो कलर के, ऑफेंसिव कॉपियस, मतलब अधिक मात्रा में हो रहे थे स्टूल, और उन्होंने क्या दिया, इसे पोडोफाइलम 30 दिया था, जो उन्होंने खुद बनाई थी। और सेकेंड डे उन्होंने देखा कि बहुत मेरेकली उसमें चेंज आया, वो खेलता हुआ उनको दिखाई पड़ा। तो उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हाई पोटेंसी ऑफ पोडोफाइलम था। फिर देखिए, इनिशियली द बुक वाज पब्लिश्ड पार्ट बाय पार्ट। जो उन्होंने जो
रिपर्टरी जो कैंट रिपर्टरी वो खुद की जो लिख रहे थे, वो रिपर्टरी जो है स्टार्टिंग कंडीशन में क्या है, कुछ पार्टों में, कुछ टुकड़ों में आए, ठीक है ना। और इन फेसिकल्स इन फेसिकल्स फ्रॉम 1897 1898 इन 12 फेसिकल्स। ये फेसिकल्स क्या हैं? फेसिकल्स मतलब छोटे छोटे बंडल्स, छोटे छोटे बंडल्स, कागज़ के छोटे छोटे बंडल, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जो बुक थी, जो बुक लिख रहे थे, उसके छोटे छोटे जो बंडल हैं, छोटे छोटे नोट्स टाइप की जो चीज़ थी, वो पहले पब्लिश हुई 1897 टू 1898 में। करीब करीब 12 बंडल्स या 12 फेसिकल्स आए उनके। एंड इन 1899 बुक इस फॉर्म। फाइनली क्या हुआ, जो 1899 में इनकी बुक फॉर्म हुई, इनको सबको मिला के उन्होंने क्या किया, 1899 में क्या किया, बुक फॉर्म कर लिया। ठीक, आगे बात करेंगे एग्जैक्टली जो इनका फर्स्ट पब्लिकेशन, यदि कोई बोलता है कि फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ कैंट रिपर्टरी, कैंट रिपर्टरी का, या कैंट्स रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका, जो कैंट के द्वारा लिखी गई जो रिपर्टरी है या कैंट रिपर्टरी जिसकी हम बात करते हैं, उस रिपर्टरी का फर्स्ट पब्लिकेशन इन वर्ल्ड कौन सा हुआ, 1897। ये आपको याद रखना है डेट, मोस्ट IMP एग्जाम के व्यू से, कि कैंट रिपर्टरी का जो फर्स्ट पब्लिकेशन था वो 1897 में या 1897 में हुआ था। आगे बात करेंगे टोटल मेडिसिन कितनी हैं, 648 648 मोस्ट IMP क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब का, MD का, UPSC PSC का मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये भी, कि भाई कैंट रिपर्टरी में कितनी मेडिसिन हैं। तो कैंट रिपर्टरी मेडिसिन है 648 मेडिसिन इसमें हैं। आगे देखेंगे फिलोसफिक बैकग्राउंड। तो फिलोसफिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे तो जो कैंट रिपर्टरी है बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ डिडक्टिव लॉजिक, मोस्ट IMP क्वेश्चन, ये भी वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब क्वेश्चन हो सकता है। कैंट रिपर्टरी का जो लॉजिक है या कैंट रिपर्टरी का जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, डिडक्टिव लॉजिक। कौन सा कॉन्सेप्ट है, डिडक्टिव लॉजिक कॉन्सेप्ट है। मींस इसमें देखा गया है जनरल टू पर्टिकुलर सिम्टम की ओर देखा गया है। डॉक्टर कैंट रिपर्टरी किसको फॉलो करते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर सिम्टम की ओर उनका कॉन्सेप्ट है, वो उसको फॉलो करते हैं। यदि हम फिलॉसफी की बात करें तो कौन सी फिलॉसफी है, डिडक्टिव फिलॉसफी है, डिडक्टिव लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है, डिडक्टिव लॉजिक है। एंड जो इसमें सिम्टम्स हैं वो जनरल टू पर्टिकुलर होते हैं, उनके फिलॉसफी में ये है, या उनकी जो कैंट रिपर्टरी ने खुद की फॉर्म की है उसमें उन्हें जनरल सिम्टम को पहले इंपॉर्टेंस दिया है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, एंड पर्टिकुलर को बाद में इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक, आगे बात करेंगे ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट IMP, डिडक्टिव एंड जनरल टू पर्टिकुलर सिम्टम्स, मोस्ट IMP क्वेश्चन गवर्नमेंट के लिए। डॉक्टर कैंट हैज़ classified symptoms into 3 मेन कैटेगरीज। डॉक्टर कैंट ने जो भी सिम्टम्स जो हैं उन सिम्टम्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। पहला है जनरल सिम्टम्स, दूसरा है कॉमन सिम्टम्स, और थर्ड है पर्टिकुलर सिम्टम्स। फिर से बात करते हैं, डॉक्टर कैंट हैं, उन्होंने जो भी सिम्टम्स उनके पास है उन सिम्टम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जनरल सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम एंड पर्टिकुलर सिम्टम। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट ही जनरल टू पर्टिकुलर की ओर जाना, और लेकिन इन्होंने सिम्टम्स को 3 कैटेगरी डिवाइड किया, जनरल, कॉमन एंड पर्टिकुलर। मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से कि कैंट के अकॉर्डिंग सिम्टम्स का जो क्लासिफिकेशन है कितने पार्ट में हुआ है, 3 पार्ट में हुआ है, जनरल, कॉमन एंड पर्टिकुलर। पहले हम देखते हैं जनरल सिम्टम है, अगेन डिवाइड किया गया है मेंटल जनरल एंड फिजिकल जनरल। तो जनरल को उन्होंने अगेन डिवाइड किया है मेंटल जनरल एंड फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल एंड फिजिकल जनरल सिम्टम में डिवाइड किया गया है। कॉमन सिम्टम तो है ही। एंड थर्ड की बात करेंगे पर्टिकुलर सिम्टम। जो पर्टिकुलर सिम्टम होता है वो एग्जैक्टली किसके लिए होता है,
पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन, उसको वो डिनोट करता है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर सिम्टम्स जो हैं वो भी तीन टाइप के हैं, हाई ग्रेड पर्टिकुलर सिम्टम, सेकेंड ग्रेड पर्टिकुलर सिम्टम एंड थर्ड ग्रेड पर्टिकुलर सिम्टम, उनमें डिवाइड किया है। तो डॉक्टर कैंट ने जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं उन्हें भी अगेन तीन पार्ट में डिवाइड किया है, हाई ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड, तीन ग्रेड में उन्होंने क्या कर दिया है, पर्टिकुलर को डिवाइड कर दिया है। तो उनके एग्जैक्टली जो सिम्टम्स है तीन हैं, जनरल, कॉमन, पर्टिकुलर। जो जनरल की बात करेंगे तो मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, कॉमन सिंगल ही है। पर्टिकुलर की बात करेंगे तो हाई ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड, इस तीन प्रकार में डिवाइड उन्होंने किया है। आगे हम बात करेंगे टाइपोग्राफी। आगे देखेंगे हम लोग टाइपोग्राफी, ठीक। टाइपोग्राफी जो है ये तीन टाइप की होती हैं। टाइपोग्राफी जो है केंट रिपर्टरी ने तीन टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ की है, तीन टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ की है। मतलब उन्होंने जो उसमें जो भी मेडिसिन यूज़ की हैं उनको तीन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड किया, या तीन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स उन पर दिखाया है उन्होंने, ठीक है ना। यदि कोई दवाई बोल्ड में लिखी हुई है, यदि आप बोल्ड, इटैलिक ऐसे वर्ड समझते हैं, तो यदि कोई दवाई को बोल्ड में लिखा है कोई दवाई है, तो वो एग्जैक्टली बताती है 3 मार्क, वो किसको, उसको कितने मार्क दिए डॉक्टर कैंट ने, 3 मार्क्स दिए हैं। और वो फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन होती है। वो कौन सी मेडिसिन होती है, फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन होती है। सेकंड जो है, उन्होंने सेकंड टाइपोग्राफी यूज़ की है इटैलिक टाइपोग्राफी यूज़ की है। इटैलिक जो है, यदि मेडिसिन इटैलिक में लिखी हुई है तो वो क्या देगी, हमें 2 मार्क मिलते हैं उसमें, वो सेकेंड ग्रेड मेडिसिन कहलाती है। और यदि वो रोमन में लिखी हुई है तो फर्स्ट मार्क मिलता है, उसे हम बोलते हैं थर्ड ग्रेड मेडिसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, थर्ड ग्रेड मेडिसिन बोलते हैं। तो डॉक्टर कैंट ने जो मेडिसिन हैं उसके को तीन स्पेसिफिक कैटेगरी में, या उसमें जो तीन टाइपोग्राफी यूज़ की है, बोल्ड, इटैलिक, रोमन, बोल्ड, इटैलिक, रोमन, ठीक है ना। कुछ बुक में लिखा है ऑर्डनरी रोमन, ठीक है, तब भी यही आएगा ऑर्डनरी रोमन, ठीक है ना। तो डॉक्टर कैंट ने बोल्ड, इटैलिक एंड ऑर्डनरी रोमन तीन टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ की है। इन तीन तरीके से, या तीन फॉन्ट हम कह सकते हैं, तीन टाइप के फॉन्ट उन्होंने यूज़ किया है। और इन तीन फॉन्ट से उन्होंने अपनी कैंट रिपर्टरी में, अपनी कैंट की जो उन्होंने खुद की जो रिपर्टरी लिखी है उसमें उस मेडिसिन को डिस्क्राइब किया है। यदि मुझे कैंट रिपर्टरी में जितनी भी बोल्ड में लिखी हुई मेडिसिन होंगी, दैट मीन्स क्या है, वो फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है। वो कौन सी मेडिसिन कहलाएगी, फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है। और उसको हम 3 नंबर देंगे, या 3 मार्क्स मिलते हैं उसे। यदि वो काय में लिखी हुई है, इटैलिक में लिखी हुई है, तो सेकेंड ग्रेड मेडिसिन है और उसमें हम 2 मार्क्स देते हैं उसे। और यदि वो ऑर्डिनरी रोमन या रोमन में लिखी हुई है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली वो क्या है, एक उसमें 1 मार्क मिलता है और उसे हम थर्ड ग्रेड हम लोग बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन हुआ सकता है कि डॉक्टर कैंट ने कितने ग्रेड में मेडिसिन को डिवाइड किया है, 3 ग्रेड में डिवाइड किया है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में जो मेडिसिन है वो काय में लिखा हुआ है, बोल्ड में। सेकंड ग्रेड में मेडिसिन काय में लिखा हुआ है, इटैलिक में। थर्ड ग्रेड में कैसा लिखा हुआ है मेडिसिन, रोमन या ऑर्डिनरी रोमन में। यदि मार्क के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि जो 3 मार्क का जो मेडिसिन है वो किस फॉर्म में लिखा है, बोल्ड में। 2 मार्क की जो है वो इटैलिक, और 1 मार्क जो है वो रोमन में लिखा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से डॉक्टर कैंट ने अपनी बुक में मेडिसिन्स को भी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया है, प्रॉपर एक सेपरेट बना दिया है, ताकि क्लासिफिकेशन दिया है, प्रॉपर एक सेपरेट बना दिया है, ताकि जो भी रिपर्टराइज करे कैंट रिपर्टरी का यूज़ करके सिमिलिमम निकाले तो वो इजीली समझ सके। यदि वो रिपर्टराइज करता है और रिपर्टराइज करके जो उनने रूब्रिक सेलेक्ट किया और जिस रूब्रिक में मेडिसिन आती है और वो बोल्ड में आती है, तो दैट मीन्स वो फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है, पहले हमको वो देना है, वो देने के बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक। यदि उनको सेकंड ग्रेड आती है तो वो इटैलिक में दिखेगी, इटैलिक में दिख रही है तो क्या हो गई, सेकंड ग्रेड में आ गई। ऑर्डिनरी में दिख रही तो वो काय में आ गई, वो थर्ड ग्रेड आ गई। इससे हमें मालूम चलता है कि यदि बोल्ड में आ रही तो मतलब वो ज़्यादा सिम्टम्स को कवर कर रही है।
इटैलिक आ रही है मतलब थोड़े कम सिम्टम्स को कवर कर रही है, और रोमन में आ रही है तो बहुत कम सिम्टम्स को कवर कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड में जो मेडिसिन लिखा है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो हमें प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब करने में, पेशेंट को मेडिसिन देने में एक प्रकार से हेल्प करती है ये टाइपोग्राफी। किसको? क्लिनिकल प्रैक्टिशनर को, होम्योपैथ को। ठीक। आगे बात करेंगे प्लान एंड कंस्ट्रक्शन। डॉक्टर कैंट ने अपने जो रेपर्टरी लिख रहे थे उसके लिए उन्होंने कुछ प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, जो उनका एक प्रॉपर सिनॉप्सिस टाइप की जो चीज़ होती है, हम जिसे बोलते हैं प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, वो तैयार किया था। तो उनने एग्जैक्टली उनका प्लान क्या है, उन्होंने जितने भी इसमें सिम्टम लिए थे उसे उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया था, जनरल टू पर्टिकुलर। उन्होंने जनरल सिम्टम्स को पहले इंपॉर्टेंस दी, फिर कॉमन को लास्ट में उन्होंने क्या दिया, पर्टिकुलर। आगे बात करेंगे इनकी जो कैंट रिपर्टरी है उसका जो पहला चैप्टर है स्टार्ट विद किससे होता है, माइंड चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर जो है वो माइंड है। इसमें क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट जॉब में कि जो कैंट रिपर्टरी स्टार्ट किससे होती है, माइंड चैप्टर से होती है, या पहला चैप्टर कौन सा है, माइंड चैप्टर है। फिर लास्ट चैप्टर कौन सा है, जनरलिटीज। लास्ट चैप्टर कौन सा है, जनरलिटीज चैप्टर है। ठीक है। कैंट रिपर्टरी का जो पहला चैप्टर है वो कौन चैप्टर है, माइंड है। स्टार्ट किससे होता है, माइंड चैप्टर से। खत्म किससे होता है, जनरलिटी से। लास्ट चैप्टर कौन सा है, जनरलिटीज है। ठीक है। तो उसमें जो टोटल चैप्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 37 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 37 होते हैं। टोटल जो चैप्टर्स हैं 37 बोला गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं 37 कैसे। एग्जैक्टली जो कैंट रिपर्टरी है इसमें जो चैप्टर्स हैं वो 33 हैं। कितने हैं, 33 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 33 चैप्टर्स हैं। ठीक। और 33 चैप्टर्स में से जो 18 नंबर का 18th नंबर का जो चैप्टर है यूरिनरी ऑर्गन, जो 18th नंबर का जो चैप्टर है यूरिनरी ऑर्गन, वो जो चैप्टर है उसको 5 सब चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। 5 सब चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो जो 33 चैप्टर्स हैं, 33 में से जो 18th नंबर का जो 18वें नंबर का चैप्टर, इसका नाम क्या है, यूरिनरी ऑर्गन, उसे 5 सब चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो 33 है उसमें जो 18th नंबर का 5 में डिवाइड है, तो आप याद कर लीजिए जो 33 वाला है वो सॉरी जो 18 नंबर का है वो 5 मान लीजिए। ठीक है। और बाकी क्या बचे हमारे पास, 32 बचे। तो 32 और जो 5 है ये कितने हो गए, 37। फिर से बता रहा हूँ मैं, जो 33 है उसमें से 18 नंबर को आप माइनस कर दीजिए, और वहाँ पर हम किसे प्लस कर देंगे, 5 सब चैप्टर्स को प्लस कर देंगे, क्योंकि 18 नंबर वाला खुद अपने आप में कितने में है, 5 में डिवाइड है, या उसमें 5 सब चैप्टर्स हैं। तो 18 नंबर को माइनस करेंगे, यदि हम लोग 33 में से 18 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 32 बचेंगे। और 32 में जो 18 नंबर की 5 हैं उनको उसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 37 हो जाएगा। तो इसलिए टोटल चैप्टर कितने हैं, 37 हैं इसके। फिर से एक बात करते हैं, आपको बता दूं टोटल जो रिपर्टरी बात करेंगे तो उसमें मेन चैप्टर कितने हैं, मेन जो चैप्टर हैं वो 33 चैप्टर्स हैं। ठीक है ना। 33 चैप्टर्स में जो 18 नंबर का जो चैप्टर है यूरिनरी ऑर्गन, वो 5 सब चैप्टर में डिवाइड होता है। ठीक। तो क्या करते हैं, 37 कैसे हो गया, 37 ऐसे हो गया कि जो 33 में से जो 18 नंबर का है यदि हम उसे माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 32 बचेंगे। अब जो 18 नंबर का हमने माइनस किया है जिससे हमारे पास कितने बचे, 32 बचे हैं। तो 18 नंबर वाला खुद अपने आप में कितना है, 5 है। तो 32 प्लस वो जो 18 वाले जो 5 हैं उनको हम इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 37। तो उन यूरिनरी ऑर्गन के सब चैप्टर के कारण कितने चैप्टर हो गए इसके, 37 चैप्टर्स इसके हो गए। ठीक है। तो टोटल 37 चैप्टर्स हैं। इंक्लूड किसको हमने किया, यूरिनरी ऑर्गन के 5 सब चैप्टर्स को इंक्लूड करके 37 हैं। और मेन चैप्टर्स की बात करें तो वो कितने होते हैं,
33 होते हैं, ये याद रखें। मेन चैप्टर्स 33 हैं, एंड यदि हम लोग यूरिनरी ऑर्गन के चैप्टर को इंक्लूड कर दें, 5 चैप्टर को, तो वो कितने हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे। यदि कोई बोल रहा है 37, दैट मीन्स वो यूरिनरी ऑर्गन के जो 5 सब चैप्टर्स हैं उनको इंक्लूड करके बोल रहा है। और यदि वो 33 बोल रहा है तो उन्होंने क्या किया है, जो 5 सब चैप्टर्स है यूरिनरी ऑर्गन को, उसने उसे क्या किया है? इंक्लूड नहीं किया है। ठीक, आगे बात करेंगे एनाटॉमिकली पार्ट्स। डॉक्टर केंट ने अपनी केंट रिपर्टरी को एनाटॉमिकली बात करें या एनाटॉमी के अकॉर्डिंग भी क्या करें, उन्होंने 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। एनाटॉमी के अकॉर्डिंग क्या किया है? 7 पार्ट में, 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर है हेड, दूसरा है थ्रोट, तीसरा है एक्सटर्नल थ्रोट, फिर है चेस्ट, फिर है बैक, एब्डोमेन, रेक्टम। तो एनाटॉमी के अकॉर्डिंग या एनाटॉमिकली उन्होंने क्या किया है? 7 पार्ट में डिवाइड किया है, या 7 चैप्टर्स हैं। पहला कौन सा है? हेड, दूसरा है थ्रोट, एक्सटर्नल थ्रोट, चेस्ट, बैक, एब्डोमेन एंड रेक्टम। हेड, थ्रोट, एक्सटर्नल थ्रोट, चेस्ट, बैक, एब्डोमेन एंड रेक्टम। एक बार फिर देखते हैं। पहला है हेड, थ्रोट, एक्सटर्नल थ्रोट, चेस्ट, बैक, एब्डोमेन एंड लास्ट है आपका रेक्टम। तो ये 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, किसमें? एनाटॉमिकली। तो यदि केंट रिपर्टरी को एनाटॉमिकली बात करें तो 7 चैप्टर्स हैं। यदि टोटल चैप्टर्स की बात करें जो एग्जैक्टली होते हैं, वो कितने हैं? 33। ये 37 बोलेंगे इंक्लूडिंग क्या हो गया? सब रूब्रिक ऑफ यूरिनरी ऑर्गन। जो 18 नंबर का जो यूरिनरी ऑर्गन जो चैप्टर है, उसके जो 5 सब रूब्रिक्स हैं उनको इंक्लूड कर देंगे तो 37। मेन हो गया 33, और एनाटॉमी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 7 चैप्टर्स उसके होते हैं। तो ये केंट रिपर्टरी का प्लान एंड कंस्ट्रक्शन है। अभी आगे हम और देखते हैं। आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब एग्जाम में आता है केंट रिपर्टरी लिखने, तो हेडिंग्स में आता है, वो बोलेगा डिस्क्राइब करने, फिलॉसफी बैकग्राउंड बताओ, एंड टाइपोग्राफी एंड प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपको यही फिलॉसफी बैकग्राउंड लिखनी है तो ये आपको हेडिंग लिख के लिखना होगा। टाइपोग्राफी लिखनी है तो ये आपको लिखनी होगी, एंड प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखने होंगे। एग्जाम में ऐसे आता है, वो हेडिंग दे देगा आपको कि भाई फिलोसफिकल बैकग्राउंड लिखो। शॉर्ट नोट्स में आ गया केंट के फिलोसफिकल बैकग्राउंड लिखो, 2 मार्क्स में आ गया तो आप लिखना पड़ेगा। इन्हें बोले टाइपोग्राफी लिखो, 2 मार्क्स में आ गया तो आपको सभी 3 लिखने पड़ेंगे। यदि उन्हें बोले प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है तब वो आ गया। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन आता है केंट रिपर्टरी और उसमें आपको जो भी हेडिंग पूछता है उसमें आपको कंपलसरी इंट्रोडक्शन तो लिखना ही चाहिए। लिखना उससे उसका जो क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो कोई भी आपको हेडिंग्स पूछे लेकिन आपको इंट्रोडक्शन तो उसमें इंक्लूड करना ही है, ताकि आपका जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट हो जाए, अट्रैक्टिव लगे एग्जामिनर को, ताकि आपको प्रॉपर अच्छे नंबर मिल सकें। ठीक, आगे हम देखते हैं टोटल चैप्टर्स कितने हैं। 33 बताया मैंने आपको, या हम 37 बोलेंगे इंक्लूडिंग सब चैप्टर्स ऑफ यूरिनरी ऑर्गन्स। ठीक, 33 हैं, या हम बोलेंगे 37 तब बोलेंगे जब हम बोलेंगे यूरिनरी ऑर्गन के जो सब चैप्टर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो पहला चैप्टर कौन सा है? माइंड, दूसरा है वर्टाइगो, तीसरा है हेड। पहला है माइंड, वर्टाइगो, हेड। फोर्थ है आई एंड विज़न, फोर्थ है आई एंड फिफ्थ है विज़न। ठीक, फिर बात करेंगे 6 नंबर का ईयर, 7 नंबर का है हीयरिंग। ठीक है ना। आगे बात करेंगे 8 नंबर में आता है नोज़। ठीक है, 9th नंबर में आता है फेस, 10th नंबर में आता है माउथ, 11th में आता है टीथ। ठीक, तो नोज़, फेस, माउथ, टीथ। 12वें नंबर में आता है थ्रोट, 13वें नंबर में आता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, 14 में आता है स्टमक, फिर आता है एब्डोमेन, 16 में आता है रेक्टम, 17 में आता है स्टूल, और लास्ट जो नेक्स्ट अपन देखेंगे 18, जिसमें यूरिनरी ऑर्गन की बात करते हैं, जिसमें 5 सब चैप्टर्स हैं, ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी। ये 5 सब चैप्टर्स हैं। ठीक, इसके अलावा तो जेनिटल मेल, नेक्स्ट जेनिटल फीमेल, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी, कफ, एक्सपेक्टोरेंट, चेस्ट, बैक, 27 एक्सट्रीमिटीज़, 28 है स्लीप, 29 है चिल, 38 है
सॉरी 30 है, फीवर 31 है, पर्सपायरेशन 32 है, स्किन, और लास्ट चैप्टर कौन सा है आपका, जनरलिटी। तो पहला चैप्टर क्या है आपका, माइंड, सबसे लास्ट चैप्टर कौन सा है आपका, जनरलिटी है, और जो 18वें नंबर का चैप्टर यूरिनरी ऑर्गन, उसके 5 सब रूब्रिक हैं। यदि हम मेन चैप्टर की बात करें तो कितने हैं, 33 हैं। ये 37 की बात करेंगे तो 17 हो गया स्टूल, 18 हो गया ब्लैडर, 19 हो गया किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका 18, किडनी हो गया 19, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया 20, यूरेथ्रा हो गया 21, ये यूरिनरी कैसा हो गया आपका 22, ठीक है ना, 22 हो गया। जनरलिटी कौन सा हो जाएगा फिर आपका 23, फीमेल वाला हो गया आपका कौन सा 24, लैरिंक्स ट्रैकिया हो गया 25, रेस्पिरेटरी हो गया 26, कफ हो गया 28, एक्सपेक्टोरेंट 27 हो गया, एक्सपेक्टोरेंट हो गया 28, चेस्ट हो गया 29, बैक हो गया 30, एक्सट्रीमिटीज़ हो गया 31, स्लीप हो गया 32, चिल हो गया 33, फीवर हो गया आपका 34, पर्सपिरेशन हो गया 35, स्किन हो गया 36, और लार्ज जनरलिटी हो जाएगा 37, यदि हम इनको इंक्लूड करते हैं। और बिना इंक्लूड किए तो कैसा है वो 33 है। तो ये आपके 33 या 37 चैप्टर्स हैं, उनको एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट है ये है उसका। आगे हम देखते हैं इनमें जितने भी चैप्टर हैं इसमें सबसे बड़ा चैप्टर जो है, बिगेस्ट चैप्टर कौन सा है इसमें, एक्सट्रीमिटीज़ आता है। जो एक्सट्रीमिटीज़ है ये सबसे बड़ा चैप्टर है। क्यों बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ये टोटल 282 पेजेस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर कैंट ने कितने पेजेस का यूज़ किया है, 282 या 282 पेजेस का यूज़ करके, या 282 पेजेस में एक्सट्रीमिटीज़ चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। टोटल जो एक्सट्रीमिटीज़ है चैप्टर है वो 282 पेजेस में आया है। सबसे लार्जेस्ट ज़्यादा जो नंबर है पेज के वो एक्सट्रीमिटीज़ में है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बिगेस्ट चैप्टर बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पेजेस के अकॉर्डिंग जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो सबसे बिगेस्ट चैप्टर है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट चैप्टर कौन सा है, प्रोस्टेट है, क्योंकि सिर्फ ये 2 पेज में लिखा हुआ है। डॉक्टर कैंट ने 2 पेजेस में प्रोस्टेट को एक्सप्लेन किया है, इसलिए स्मॉलेस्ट चैप्टर कौन सा है आपका, प्रोस्टेट है। आगे बात करेंगे मैक्सिमम रूब्रिक, सबसे अधिक रूब्रिक कैंट रिपर्टरी में, सबसे ज़्यादा रूब्रिक किसके पास हैं, माइंड चैप्टर के पास हैं, और वो कितने हैं 527, 527 या 527 जो है माइंड में मैक्सिमम रूब्रिक हैं। सबसे अधिक रूब्रिक माइंड में है 527, ये आपको याद होना चाहिए। मोस्ट टाइम पे ये क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, वाइवा के व्यू से। स्मॉलेस्ट चैप्टर कौन सा है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पेज, 2 पेजेस का है प्रोस्टेट, 282 पेजेस का है एक्सट्रीमिटीज़, ज़्यादा पेजेस में दिया हुआ है। आगे बात करेंगे मिनिमम रूब्रिक्स की बात करेंगे तो मिनिमम रूब्रिक्स में आता है, किसमें है, हीयरिंग में है टोटल 4 रूब्रिक। हीयरिंग जो चैप्टर है उसमें टोटल कितने हैं, हीयरिंग जो चैप्टर है उस चैप्टर में सबसे कम रूब्रिक आते हैं, वो कौन से हैं, 4 होते हैं मिनिमम रूब्रिक। सबसे बड़ा चैप्टर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पेज एक्सट्रीमिटीज़, सबसे छोटा चैप्टर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पेज वो आपका है क्या, वो आपका है प्रोस्टेट। सबसे ज़्यादा रूब्रिक किसमें है, माइंड में, कितने हैं आपके 527 हैं। सबसे कम रूब्रिक जो है हीयरिंग में है वो कितने हैं आपके, टोटल 4 हैं। आगे बात करेंगे माइंड में जो है टोटल कितने रूब्रिक्स हैं, 527 रूब्रिक हैं, लेकिन जो सब रूब्रिक्स कितने हैं 3782, ठीक है ना, 3782 या 3782 इसमें क्या है, सब रूब्रिक्स हैं। क्रॉस रेफरेंस की बात करेंगे 184 हैं, 184 या 184 हैं। एंड रूब्रिक बियरिंग मेडिसिन जो आती है माइंड में वो कितनी हैं, 343 343 या
343 जो हैं वो कितनी मेडिसिन हैं, रूब्रिक बीरिंग मेडिसिन इसमें आती हैं, किसमें, माइंड में। आगे हम बात करेंगे जनरलिटी जो चैप्टर है, इसमें कितने रूब्रिक्स हैं, 245 चैप्टर्स हैं। कितने हैं, 245 रूब्रिक्स हैं, सॉरी। जनरलिटी जो चैप्टर है उसमें, जनरलिटी जो चैप्टर है उसमें कितने रूब्रिक्स हैं, 245 रूब्रिक्स हैं, आपको याद होना चाहिए। सब रूब्रिक्स कितने हैं, 1723 हैं। एंड क्रॉस रेफरेंस की बात करेंगे 38 हैं। कितने क्रॉस रेफरेंस, 38 हैं, जो आपको याद होने चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब की क्वेश्चंस बनते हैं। बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, माइंड में कितने रूब्रिक्स हैं, सब रूब्रिक्स कितने हैं, क्रॉस रेफरेंस कितने हैं, बीरिंग मेडिसिन कितनी हैं, जनरलिटीज़ में भी रूब्रिक्स कितने हैं, सब रूब्रिक्स कितने हैं, एंड उसमें क्रॉस रेफरेंस कितने हैं, वो आपको एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार हम शॉर्ट में रिकैप करते हैं। बिगेस्ट चैप्टर एक्सट्रीमिटीज़ 282 पेजेस में है। स्मॉलेस्ट जो है प्रोस्टेट, पेजेस कितने हैं, 2 है। मैक्सिमम रूब्रिक क्या है, माइंड में 527 रूब्रिक्स हैं इसमें। फिर मिनिमम जो है हियरिंग में चैप्टर में 4 रूब्रिक्स हैं। माइंड में कितने रूब्रिक हैं, 527 हैं। सब रूब्रिक कितने हैं, 3782 हैं, 3782 हैं। क्रॉस रेफरेंस कितने हैं, 184 हैं। एंड रूब्रिक बीरिंग मेडिसिन क्या है, 343 है, 343 हैं। जनरलिटीज़ की बात करें चैप्टर में कितने रूब्रिक्स हैं, 245 हैं। सब रूब्रिक कितने हैं, 1723 1723 एंड क्रॉस रेफरेंस कितने हैं, 38। कितने हैं, 38। आगे हम बात करते हैं एडिशंस की। डॉक्टर केंट जो है उनके जो रिपर्टरी है उसके टोटल 7 एडिशन आए। टोटल 7 एडिशन है। आज तक हम बात करेंगे तो टोटल कितने एडिशंस हैं उसके, 7 एडिशंस आए हैं। पहले एडिशन की बात करते हैं, कब आया था फर्स्ट एडिशन या फर्स्ट पब्लिकेशन जिसे हम बोलेंगे। फर्स्ट एडिशन आया था 1897। जब फर्स्ट पब्लिकेशन जब हुआ तो वो क्या हो गया, 1897 1897 में आया था पहला एडिशन। डॉक्टर केंट ने लिखा था, कहाँ लिखा था, फिलाडेल्फिया। कहाँ उन्होंने पब्लिश किया इसे, फिलाडेल्फिया में डॉक्टर केंट ने 1897 में। सेकेंड जो एडिशन था वो कब आया था, 1908 में आया था, 1908 में आया था, 1908 में आया था, 1908 में आया था। डॉक्टर केंट ने इसे सेकेंड एडिशन उन्होंने लिखा था और वो आया था लैनकेस्टर में आया था, या लैनकेस्टर में उन्होंने पब्लिश किया था। फिर जो है थर्ड नंबर का आया था 1924 में, 1924 में आया थर्ड एडिशन। फोर्थ एडिशन कब आया, 1935 में, 1935 में, 1935 या 1935 में आया। जो फोर्थ नंबर का है वो कब आया, 1935 में या 1935 में आया। नेक्स्ट हम देखेंगे 1945 में या 1945 में फिफ्थ नंबर का एडिशन आया। छठवें नंबर का जो एडिशन है वो आया 1957 में, 1957 में आया। मतलब कहाँ पर, अब कब आया वो, एट शिकागो में इसे पब्लिश किया गया, 1957 में आया। ठीक है, और इंडियन एडिशन 1961 बाय हैनीमैन पब्लिशिंग कंपनी। इंडियन एडिशन, इंडिया यदि कोई बोलेगा डॉक्टर केंट का जो इंडियन एडिशन है, डॉक्टर केंट रिपर्टरी का इंडियन एडिशन कब आया था, 1961 या 1961 में, 1961 में आया हुआ था इंडियन एडिशन 1961, 1961 जो आप बोल रहे हैं बाय हैनीमैन पब्लिशिंग कंपनी के द्वारा, हैनीमैन पब्लिशिंग कंपनी के द्वारा क्या है ये आया था। ठीक है ना, मतलब 57 का ही को ही इंडियन एडिशन में कन्वर्ट किया गया। जो 1957 में जो एडिशन आया था इसे ही इंडियन एडिशन में कन्वर्ट किया गया, किससे, हैनीमैन पब्लिशिंग कंपनी के द्वारा 1961 में। ठीक है ना, तो छठवें एडिशन को कोई पूछे कि इंडियन एडिशन कौन सा एडिशन का कॉपी है या किसका ट्रांसफॉर्म है, वो छठवें एडिशन का है। वो कब आया था, 1957 में आया था, उसको ही इंडियन एडिशन में कन्वर्ट किया 1961 में हैनीमैन पब्लिशिंग कंपनी।
ठीक है ना। और नेक्स्ट 7 नंबर का जो फाइनल जनरल रिपर्टरी जो थी वो 1974 में बाय बी स्मिथ एंड दीवान हरीश चंद, ठीक है ना, पी स्मिथ एंड डॉक्टर दीवान हरिश्चंद, इन दोनों ने मिलके फाइनल जनरल रिपर्टरी 1947 में लेके आए। फिर से एक बार अपन देखते हैं। जो फर्स्ट एडिशन था 1897 में डॉक्टर केंट के द्वारा फिलाडेल्फिया में दिया गया। सेकंड जो था 1908 में बाय केंट लैनकास्टर में दिया गया। फिर है थर्ड एडिशन जो है 1924 में आया। फोर्थ आया तो कब 1935 में आया। फिफ्थ कब आया 1945 में 1945 में आया। सिक्स नंबर का जो आया था 1957 शिकागो में आया था। इस सिक्स एडिशन को ही इंडियन एडिशन में कन्वर्ट किया गया 1961 में हैनीमैन पब्लिशिंग कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सेवन्थ नंबर का जो आया 1974 में एडिशन आया, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल जनरल रिपर्टरी बोलते हैं। इसको पी स्मिथ एंड दीवान हरिश्चंद इनने क्या किया, इसे लेके आया, इसे नाम दिया फाइनल जनरल रिपर्टरी, ठीक है ना। और इसमें 39 चैप्टर्स थे। इसमें क्या थे, 39 चैप्टर्स थे। 37 से काय में कन्वर्ट हो गए 39 में, क्योंकि स्मेल एंड वॉइस को सेपरेट चैप्टर माना गया। उन्होंने क्या दिया, स्मेल और वॉइस को सेपरेट चैप्टर दिया। तो 1974 में जो केंट रिपर्टरी आई थी, जिसे पी स्मिथ एंड दीवान हरिश्चंद ने बनाया, जिसका नाम था फाइनल जनरल रिपर्टरी, उसमें कितने चैप्टर्स थे, 39 चैप्टर्स थे, क्योंकि उसमें स्मेल और वॉइस को सेपरेट दिया गया। ठीक, आगे बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, डॉक्टर पी स्मिथ ने क्या किया था, रिवाइज्ड एंड करेक्ट किया था फर्स्ट ओरिजिनल केंट रिपर्टरी को। जो फर्स्ट केंट रिपर्टरी थी 1897 वाली, 1897 की जो फर्स्ट केंट रिपर्टरी थी, उसको डॉक्टर पी स्मिथ ने क्या किया था, करेक्ट किया था, रिवाइज किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, वो स्टोलन, गुम गई, चोरी हो गई, स्टोलन, वो क्या हो गई, चोरी हो गई अनफॉर्चुनेटली, जिस कारण से उनका सेपरेट कोई रिवाइज और करेक्ट एडिशन नहीं आ पाया, करेक्शन वाला जो एडिशन वो नहीं आ पाया। उसका उन्होंने क्या किया, दीवान हरिश्चंद के साथ मिलके उन्होंने 1974 में क्या किया, फाइनल जनरल रिपर्टरी लेके आई। और इसमें 39 चैप्टर्स थे, क्योंकि स्मेल एंड वॉइस को सेपरेट चैप्टर्स के रूप में उन्होंने क्या दिया, अलग से प्रेजेंट किया, जिस कारण से इनके एडिशन कितने हो गए, 39 चैप्टर्स हो गए। ठीक, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, केंट रिपर्टरी का। अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट जॉब में बनते हैं और एग्जाम में भी आपको लिखने होते हैं। ठीक, केंट रिपर्टरी में हम आगे देखते हैं। सोर्स ऑफ केंट रिपर्टरीज। केंट रिपर्टरीज को बनाने के लिए डॉक्टर केंट ने कौन कौन से सोर्स का यूज़ किया था, वो हम लोग देखते हैं। डॉक्टर केंट ने केंट रिपर्टरी को बनाने के लिए, अपनी रिपर्टरी को बनाने के लिए कौन कौन से सोर्स का यूज़ किया था, टोटल 7 सोर्सेज का यूज़ किया था। पहला यूज़ किया था BTPV, बॉनिंग-हुसन्स थेरापेटिक पॉकेट बुक, BTPV 1946। सभी को पता है जो केंट रिपर्टरी है वो कब आई थी, 1897 में पब्लिश हुई थी। जो फर्स्ट एडिशन था या केंट रिपर्टरी जो पहली बार आई थी 1897 में आई थी। तो इसे बनाने के लिए डॉक्टर केंट ने यूज़ किया BTPV, बॉनिंग-हुसन्स थेरापेटिक पॉकेट बुक, जो 1846 में 1846 में आई थी, उसका यूज़ किया। BTPV या बॉनिंग-हुसन्स थेरापेटिक पॉकेट बुक, जिसे हम बोलते हैं 1846। नेक्स्ट बात करेंगे सी लिपेज रिपर्टरी जो है, रिपर्टरीज ऑफ द मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका। जो सी लिपेज जो हैं, उन्होंने एक रिपर्टरी लिखी थी, इसका नाम है रिपर्टरी ऑफ द मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मटेरिया मेडिका। रिपर्टरी ऑफ द मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका 1879 में आई थी। जिसे सी लिपेज ने लिखा था,
उस रिपर्टरी का यूज़ भी क्या किया था, डॉक्टर कैंट ने किया था। फिर है बाइगलर्स डायरी, बाइगलर्स डायरी जो एक थी उसका यूज़ किया था। नेक्स्ट जो है 4th नंबर की वो है मिन्टॉन्स यूट्राइन रिपर्टरी, मिन्टॉन्स यूट्राइन रिपर्टरी, इसका यूज़ किया था। 5th नंबर की है एलेंस सिम्पटम रजिस्टर जो 1880 में आया था, जो 1880 में आया था, एलेंस सिम्पटम रजिस्टर। नेक्स्ट जो 6वें नंबर का एलेंस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, एलेंस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। एंड लास्ट है जार्स सिम्पटम कोडेक्स, जार्स सिम्पटम कोडेक्स। टोटल 7 सोर्सेज का यूज़ किया था डॉक्टर कैंट ने कैंट रिपर्टरी को फॉर्म करने के लिए। एक बार हम और देखते हैं। BTPV पहला है बोनिंग-हुसैन थेरापेटिक पॉकेट बुक, सी लिपेस की रिपर्टरी ऑफ द मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका। फिर है बाइगलर्स डायरी है। फिर है मिन्टॉन्स यूट्राइन थेरापेटिक्स है। फिर है एलेंस सिम्पटम्स रजिस्टर है। फिर है एलेंस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मटेरिया मेडिका है एंड जार्स सिम्पटम कोडेक्स। टोटल 7 सोर्सेज का यूज़ किया। फिर देखते हैं टोटल जो डॉक्टर कैंट की जो रिपर्टरी थी उसमें टोटल 15 कितने नोट्स से 15 नोट्स से। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है कितने नोट्स उन्होंने लिए थे, 15 नोट्स से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और वो कौन कौन से हैं, पहला है एम्ब्राग्रेसिया, दूसरा है एंथ्रोसिनम, ए वाले दो हैं एम्ब्राग्रेसिया एंड एंथ्रोसिनम। वो कौन सा है, ग्लैंडेरिन या हिप्पोजिनम इसे बोलेंगे, या ग्लैंडेरिन जो है 3rd है। 4th जो आता है हाइड्रोफोबिनम या लाइसिनम या हाइड्रोफोबिनम आप बोल दें, 4th है। 5th है मेलेंड्रियम, 5th क्या है आपका मेलेंड्रियम। 6th क्या है मेडोराइनम। 7th क्या है सोराइनम। फिर आपका है पायरोजिनम। फिर है 9th जो है सिकिल कॉर। 10th है सिफिलिनम, 10वां कौन है सिफिलिनम। फिर है वैक्सीनम है 11th। 12th है वेरियोलिनम। 13 है यूस्टिलिगो। 13 कौन सा है स्टिलिगो। 14 कौन सा है मलेरिया ऑफिसिनालिस। एंड लास्ट कौन सा है ट्यूबरकुलिनम। तो टोटल इसमें 15 नोसोड हैं। एम्ब्राग्रेसिया, एंथ्रोसिनम, ग्लैंडेरियन या हिप्पोजिनम बोलेंगे इसे हम लोग, हाइड्रोफोबिनम, लाइसिनम जिसे हम बोलते हैं, मेलेंड्रियम, मेडोराइनम, सोराइनम, पायरोजिनम, सिकिलकॉर, सिप्लिनम, वैक्सीनम, वेरियोलिनम, यूस्टिलिगो, मलेरिया ऑफिसिनालिस एंड ट्यूबरकुलिनम। टोटल ये 15 क्या हैं, ये आपके नोसोड्स हैं जो डॉक्टर कैंट ने अपनी रिपर्टरी में लिखे हैं। 1-2 बार इसे आप प्रॉपरली रीड करेंगे, सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं अरेंजमेंट। जितने भी रूब्रिक्स हैं वो अरेंज कैसे हैं, अल्फ़ाबेटिकल। जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी चैप्टर्स में जो रूब्रिक्स हैं वो अरेंज कैसे हैं, अल्फ़ाबेटिकली। कैसे अरेंज्ड हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं। एंड जितने भी रूब्रिक्स हैं वो जनरल टू पर्टिकुलर हैं। वो रूब्रिक्स का कैसे हैं, जनरल टू पर्टिकुलर कैसे करें, अरेंज किए गए हैं। और ईच रूब्रिक फॉलो करता है साइड टाइम मॉडलिटी एंड एक्सटेंशन। हर रूब्रिक जो है फॉलो करता है साइड टाइम मॉडलिटीज़ एंड एक्सटेंशन को फॉलो करता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है, ठीक है ना, या फिर एग्जाम में आ सकता है। अरेंजमेंट बताए रूब्रिक का कैंट रिपर्टरी के अकॉर्डिंग, तो आपको बताना अल्फ़ाबेटिकली हैं, ठीक है, जनरल टू पर्टिकुलर हैं, जो फॉलो करते हैं साइड टाइम मॉडलिटी एंड एक्सटेंशन को। आगे देखेंगे क्रिटिसिज्म। जो कैंट रिपर्टरी है उसको क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, उसे क्रिटिसाइज क्यों किया गया, तो उसे क्रिटिसाइज करने के लिए मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ। ये गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं, लेकिन जो आपके BHMS हैं या जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें ये एग्जाम में आता है।
क्रिटिसिज्म ऑफ कैंट रिपर्टरी, वो आपको लिखना होता है, ठीक है ना। क्या किया था, यूज़ किया था जनरल रूब्रिक्स को, यूज़ ऑफ बिगर जनरल रूब्रिक्स उन्होंने यूज़ किया। सेकंड क्या है, ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ BTPV, ये जो डॉक्टर कैंट खुद क्या थे, बहुत बड़े क्रिटिक थे किसके, BTPV के। अगला है कंटेंट मैनी क्लिनिकल रूब्रिक्स, इनमें बहुत सारे क्लिनिकल रूब्रिक्स थे इसलिए वो क्रिटिसाइज हुआ। अगला है इसमें जो एक्सट्रीमिटीज़ जो लार्जेस्ट चैप्टर था, एक्सट्रीमिटीज़ जो लार्जेस्ट चैप्टर था बट लीस्ट यूजफुल था इसलिए वो क्रिटिसाइज हुए, ठीक। नेक्स्ट है मैनी सिमिलर रूब्रिक्स थे कॉज कन्फ्यूज़न, बहुत सारे एक जैसे रूब्रिक्स थे जो कन्फ्यूजन पैदा करते थे इसलिए वो क्रिटिसाइज हुए, का क्रिटिसिज्म हुआ। अगला है सब रूब्रिक्स विद द सिमिलर मीनिंग एट डिफरेंट प्लेस, सब रूब्रिक थे उनकी एक सी मीनिंग थी और बहुत सारे प्लेसेस में थे, वो भी एक क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट था। आगे बात किया गया सम जनरल मॉडलिटीज़ प्रेजेंट इन जनरलिटीज़, बहुत सारी जो मॉडलिटीज़ हैं जो वो कहाँ पर हैं, जनरल मॉडलिटीज़ हैं जिन्हें कहाँ प्रेजेंट किया गया जनरलिटीज़ में, वो भी क्रिटिसिज्म का पॉइंट था। आगे है ओवर जनरलाइजेशन इन माइंड, डॉक्टर कैंट ने क्या किया था, माइंड में ओवर जनरलाइजेशन कर दिया था एंड ओवर पर्टिकुलराइजेशन इन एक्सट्रीमिटीज़, क्यों क्रिटिसाइज हुए, ओवर जनरलाइजेशन इन माइंड एंड ओवर पर्टिकुलराइजेशन इन एक्सट्रीमिटीज़, ये भी क्रिटिसाइज में इस कारण से हुआ। आगे है मैनी मेंटल रूब्रिक्स हैव सिंगल रेमेडीज, मैनी मेंटल रूब्रिक्स, बहुत सारे मेंटल रूब्रिक्स क्या है, सिंगल मेडिसिन के बारे में बताते हैं, वो भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट था। एंड लास्ट जो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है थर्मल पे, थर्मल कंडीशन पे दिया है, पेशेंट की थर्मल कंडीशन पे दिया है, चिल हॉट जो थर्मल कंडीशन पेशेंट की होती है उस पर उन्हें इंपॉर्टेंस दिया है, वो एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट था। और लास्ट है मैनी रूब्रिक्स सफ़र फ्रॉम ओमिशन ऑफ ड्रग, ओमिशन ऑफ ड्रग, बहुत सारे जो रूब्रिक्स हैं वो सफ़र करते हैं किस पे, ओमिशन ऑफ ड्रग पर सफ़र करते हैं। जो बहुत सारे रूब्रिक जो ओमिशन ऑफ ड्रग से कर रहे हैं, मतलब सफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे रूब्रिक, ओमिशन का मतलब होता है छोड़ देना, तो बहुत सारे रूब्रिक्स में ड्रग छूट गई हैं, बहुत सारे रूब्रिक्स में ड्रग नहीं है, ठीक है, उससे क्या है वो सफ़र कर रहे हैं, वो भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट बनता है। तो ये कुछ करीब करीब 12 पॉइंट्स हैं जो क्रिटिसिज्म के लिए डॉक्टर कैंट की रिपर्टरी में बोले गए हैं, बताए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कैंट रिपर्टरी को इन पॉइंट्स पे। फिर से हम देखते हैं, पहले एक बार रिकैप करते हैं, जो बिगर जनरल रूब्रिक्स उन्होंने यूज़ किया उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ की, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने। फिर है ग्रेट क्रिटिक्स थे किसके, BTPV, को डॉक्टर जो कैंट थे वो ग्रेट क्रिटिक्स थे किसके, BTPV के, गवर्नमेंट जब क्वेश्चन ही आता है आला। फिर एक कंटेंट मैनी क्लिनिकल रूब्रिक्स, बहुत सारे क्लिनिकल रूब्रिक्स उन्होंने यूज़ किए थे इसलिए वो क्रिटिसाइज़ हुए। एक्सट्रीमिटीज जो लार्जेस्ट चैप्टर था लेकिन ज़्यादा यूज़फुल नहीं था तो इसलिए क्रिटिसाइज़ हुए। मैनी सिमिलर रूब्रिक्स थे लेकिन वो कन्फ्यूजन पैदा करते थे इसलिए वो क्रिटिसाइज़ हुए। सब रूब्रिक्स थे सिमिलर मीनिंग के साथ डिफरेंट प्लेस में, वो उस कारण से वो क्या हुए, क्रिटिसाइज़ हुए। सम जनरल मॉडलिटीज़ जो थी प्रेजेंट थी कहाँ पर, जनरलिटीज़ में, इसलिए वो क्रिटिसाइज़ हुए। ओवर जनरलाइजेशन कर दिया किसमें उन्होंने, माइंड में। ओवर पर्टिकुलराइजेशन कर दिया किसमें, एक्सट्रीमिटीज़ में, ठीक है। मैनी मेंटल रूब्रिक जो थे हैव सिंगल रेमेडीज़, बहुत सारे रूब्रिक्स में सिर्फ सिंगल रेमेडीज़ थी। उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया, थर्मल कंडीशन ऑफ पेशेंट की थर्मल कंडीशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। एंड बहुत सारे रूब्रिक जो थे सफ़र कर रहे थे ओमिशन ऑफ ड्रग। पूरा का पूरा जितना मैंने आपको बताया कैंट रिपर्टरी यहाँ कंप्लीट होती है, पूरा फुल कॉन्सेप्ट है कैंट रिपर्टरी का। गवर्नमेंट जॉब के पूरे क्वेश्चंस जो यहाँ से मैंने पूरे के पूरे कवर किए हैं, पूरे के पूरे इसमें से आते हैं। गवर्नमेंट जॉब जितने भी टाइप के एग्जाम्स होते हैं होम्योपैथिकली वो आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो। एंड जो BHMS हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो भी इसे पढ़ के एग्ज़ाम अपना पास आउट कर सकते हैं। इसमें आप क्या करें, सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को देख लें, पूरे कैंट को, जितने वीडियोज़ हैं कैंट के उसे देख लें, और उसके बाद
आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो आपने बुक्स ली होगी, ठीक है, मैं कभी आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें से आपको कैसे ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं वो आपको बता दूंगा मैं। तो आप पहले मेरा वीडियो देख लें और उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आप लगाना चाहते हैं, जो भी आपने बुक रखी होगी वो या पुराने जो पेपर्स हैं उसे कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, रेपर्टरी में जो कैंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए। पहले आप वीडियो प्रॉपर्ली देख लें, रीड कर लें, उसे प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे तो वो आपको इजीली होगा, आपके हर क्वेश्चन सही होंगे और आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा। कभी भी हमें ऑब्जेक्टिव तभी लगाने चाहिए, पहले हमें उस बारे में प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव्स की ओर जाने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स पे चले जाते हैं, वैसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले आपको थ्योरेटिकल जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर करके फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे तो आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा, एक जो आपके क्वेश्चन है वो आपके माइंड में सेट भी हो जाएंगे और कॉन्सेप्चुअली सेट हो जाएंगे, ताकि जब आप एग्जाम में आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, ईजिली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। 100% श्योर हो, श्योरिटी के साथ उसको टिक करेंगे वो ऑप्शन को, और जिससे आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक।